अमरीन के लिए रिश्ता आया था। अबरार दुरानी, उम्र 45 साल है, बीवी फोत हो चुकी है, एक 17 साल का बेटा है, अच्छे खाते पीते घराने से हैं, अपना कारोबार है। गुलबदन ने उसे बताया था, उस दिन मेहंदी के फंक्शन में तुम्हें देखा तो तुम उन्हें अच्छी लगी हो, वो निकाह करना चाहते हैं। अमरीन उलझ गई, वो एक तवाइफ से क्यों निकाह करना चाहते हैं? वो तुमसे निकाह करना चाहते हैं और तुम तवाइफ नहीं हो अमरीन, गुलबदन ने रसान से कहा था। वो चुप रह गई। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब बता दिया है, वो राजी हैं अमरीन, उन्हें तुम्हारे बांझ होने से भी कोई मसला नहीं है। वो अब भी शशो पंज में थी, सोच लो, वक्त ले लो। मैंने आपको अपना रहबर मान लिया है गुल, आप मुझे बताएं मुझे क्या फैसला करना चाहिए। गुलबदन ने उसे देर तक देखा था। जिंदगी हारे हुओं को जीतने का मौका बार बार नहीं देती अमरीन, उसने रहबर कामिल बनकर मशवरा दिया था। मैं तैयार हूँ गुलबदन, उसने अगली सुबह ही उसे कह दिया था। शादी का ये जुआ एक बार फिर सही, कम अज़ कम मैं खुद को ये कहकर तो पुरसकून कर लूँगी कि मैंने कोशिश की थी, मैंने हलाल को चुन लिया था। वो सर हिलाकर रह गई थी। 2 दिन बाद उसका निकाह सादगी से हो गया था। मैं अली शेर को अपने साथ रखूँगी, उसने शादी से पहले ही अपनी शर्त बता दी थी। दुरानी साहब को कोई एतराज़ नहीं है। जाने से पहले वो आदिल से मिलने आई थी, तुमने कहा था ये सब छोड़ दो, छोड़ रही हूँ। वो चुपचाप पड़ा रहा, ना हाँ ना हूँ। उस दिन वो उस कोठे को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गई थी। खुदा तुम्हें अब की बार किसी भी इमरान, किसी भी इरफान से बचाए। वो कोठी नहीं, कोई महल था। जैसे ये लंबे लंबे हॉल, बड़े बड़े कमरे, खूबसूरत फर्नीचर, वसी लॉन, बागीचा, उस जैसी 2 वक्त की रोटी को तरसी हुई औरत के लिए वो बहिश्त थी। आपका बेटा अरसल, वो कहाँ है? उसने नाश्ते की मेज़ पर सुबह अबरार दुरानी से पूछा था। वो अपने दोस्त के साथ शुमाली इलाका जात की सैर को गया है, उन्होंने बताया। वैसे डोंट माइंड, वो मुझे भी घर पर कम ही मिलता है, ज़्यादा तो वो अपने जिगरी दोस्त वलीद के साथ ही रहता है, उसी के घर। उसकी वालदा उसे अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं। वो चुपचाप सुनती रही। इबरार दुरानी वाकई बहुत अच्छे शोहर साबित हुए थे, वो एक अच्छे इंसान थे। वो 1 हफ्ते में ही अपना माजी भूलने लगी थी। वो सारी तकालीफ, रंजो अलम, वो सारी महरूमियाँ जो उसके हिस्से में आई थी, उनका मदावा वो ज़िंदगी थी, वो ज़िंदगी जो वाकई ज़िंदगी कहलवाने के लायक थी। अमरीन ने उसे सरता पा देखा था। वो 17-18 साल का नौजवान लड़का था। घुटनों से फटी जीन्स, अजीब से डिज़ाइन की शर्ट, बाजुओं में बीड्स और धागे बंधे हुए थे, गले में चेन, बिखरे बाल, जॉगर्स। अमीरों का कौवा हंस की चाल चल रहा था, उस टाइप अमीर बच्चा। अरसल, ये तुम्हारी नई मम्मी है अमरीन, सलाम करो। उसने इस्तेहज़ा से भरी नज़र उस पर डाली। शी इज़ नॉट माई मदर, माइंड योर लैंग्वेज डैड, वो कहकर एक कटीली नज़र उस पर डालकर रुका नहीं था। इबरार दुरानी उसे आवाज़ देते रह गए थे। अमरीन का चेहरा तारीख पड़ता चला गया था। वो तीनों नफूस नाश्ते की मेज़ पर जमा थे, अबरार दुरानी, अमरीन और अरसल। उन्होंने खाना खाते हुए उसे मुखातिब किया था। मैंने तुम्हारी माँ के ओह कमन डैड, वो दरुस्ती से उनकी बात काट कर बोला था। ये औरत मेरी माँ नहीं है, मैं कितनी बार आपसे कहूँ कि इसे मेरी माँ कहकर मेरी माँ की तजलील मत किया करे, फॉर गॉड से। वो गुस्से से कह रहा था, अपने रिश्ते अपनी ज़ात तक महदूद रखें, मुझे इनमें मत घुसाइए। वो शुशदर रह गए थे। अरसल, तमीज़ से बात करो, उन्होंने टोका था। माँ ना सही, माँ की जगह तो है। वो कांटा पटक कर उठा और नफरत से कहकर बाहर निकल गया, ऑन माई फुट। तुम इसकी किसी बात का बुरा मत मनाना अमरीन, वो ज़रा तुंद मिजाज है। उस रात दुरानी साहब ने उससे कहा था कि बीवी के बाद मैंने इसे बहुत लाड से पाला है और शायद यही मुझसे गलती हो गई। दवा ज़रूरत से ज़्यादा दी जाए तो जहर बन जाती है। मेरी ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत ही शायद इसके बिगाड़ का सबब बन गई है। वो चुपचाप सुन रही थी। उसकी सोहबत ठीक नहीं है, मैं इसे समझाता रहता हूँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं मानता। मैंने इसे कई बार शराब में टुन थाने तक से छुड़वाया है। बस अल्लाह इसे हिदायत दे। तुम इसकी किसी बात का बुरा मत मनाना। नहीं अबरार, वो मेरा भी बेटा है। वो मुस्कुरा दिए थे। उसके जिगरी दोस्त से तो वो भी मिल चुकी थी, वलीद। उस दिन वो उससे मिलने आया था, उसके जैसे ही हुलिये में, कुछ की कोशिश में कुछ बना हुआ लड़का। वो भी इकलौता था, एक मुतवसत घराने में। खुद को रोक नहीं पाया। प्रोफेसर, मैं बेबस हो गया था।
और फिर से मैंने वादा तोड़ दिया। तोबा किरची किरची हो गई। वो उनके सामने सर झुकाए बैठा था, आंखें और लहजा भीगा हुआ था। पशेमानी और नदामत से उसका चेहरा आलूदा था। मैंने खुद को बद्दुआएं भी दी, पर मैं तो नहीं मरा प्रोफेसर, ना बद्दुआ से ना शर्म से। खुद को बद्दुआएं नहीं देते बच्चे, ये शिर्क होता है, ये कुफ्र होता है। उन्होंने टोका तो उसने सर उठाया। तो फिर मैं क्या करूं? मैं कैसे निकलूं इस सब से? इलाज क्या होगा? मैं अब क्या करूं कि भटकने से बचा रहूं? तुम्हें कौन भटका रहा है? इब्लीस। तो उससे दोस्ती ना करो, उसकी ना सुनो और उससे कह दो कि तुमसे बेजार हूं मैं, बस। वो उन्हें देख कर रह गया था। यह आसान तो नहीं है सर, वो ऐसे तो जान नहीं छोड़ता। कोई अमल बताएं, कोई वजीफ़ा, कोई विर्द कि मैं खुद पर फूंक लूं, तो उसकी बातें मुझे सुनाई ही ना दे, उसका रास्ता मुझे दिखाई ही ना दे। वो मुस्कुरा दिए। हल तो है। वो क्या? वो जल्दी से बोला था। वो मेज़ पे आगे को झुके और सरगोशी के से अंदाज में कहा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो साकित रह गया। वो मुस्कुराते जा रहे थे। इंसान शर की तरफ तभी बढ़ता है बरखुरदार, जब वो खैर से दूर हो जाता है। मुझे खैर कैसे मिलेगी? नमाज खैर है, कलामुल्लाह खैर है, उसकी याद खैर है। वो फिर से पहले वाला आदिल बन चुका था, घंटों पढ़ाई करने वाला, अरमान के साथ खेलने वाला, वहाँ सबका मददगार, यूनिवर्सिटी में अव्वल, हर जगह पेश पेश। उसकी जिन्स के लोग तो स्कूलों में इक्का दुक्का मिलते हैं, कुजा ये कि वो यूनिवर्सिटी में था। अब भी लोगों की इस्तेहज़ा भरी नज़रें थी, कड़वे जुमले थे, कोई कोई गाली भी थी, लेकिन वो हंसकर सुन लेता था और खामोश रहता था। आप सबको खामोश नहीं करवा सकते, ये वो जान चुका था। क्लब की जॉब वो छोड़ चुका था। उसे एक प्राइवेट इदारे में पार्ट टाइम जॉब मिल गई थी। कुछ ट्यूशन्स थीं, तो बस जीने की वजह मौजूद थी। वो खैर के रास्ते पर चल पड़ा था। वो नमाजें बाकायदगी से पढ़ने लगा था। शुरू में तो ज़्यादातर कमरे में ही पढ़ता था, लेकिन सारी पढ़ता था। फिर हौले हौले मस्जिद जाने लगा। 2, 4, फिर 5, हर नमाज वहीं जमात के साथ। कभी जमात नहीं मिली तो तब भी वहीं। फिर कुरान रोज़ का भले एक रकू, लेकिन पढ़ता था तर्जुमे से। वो रटी रटाई अरबी नहीं, समझ कर कुरान को पढ़ता था। एहसन अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट चुका था जब अंधेरे में रोशनी हुई और फ़ोन की स्क्रीन पर वो 2 लफ्ज़ चमकने लगे। उसका दिल ज़ोर से धड़का था। वो 2 माह में साथ का वाहिद मैसेज था, मैं आ जाऊं तेरे पास। उसके जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई थी। वो खामोश लेटा बस उन लफ्ज़ों को देखता रहा। साथ उसके हाथों में कपकपाहट और बदन में लर्जिश सी दौड़ गई। दिल उसके साथ को हमकने लगा था। नहीं, ये ठीक नहीं है, उसने खुद से कहा था। हम अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीने का हक रखते हैं। एहसन, मोहब्बत हर एक से जायज़ है, लेकिन मोहब्बत में सब जायज़ नहीं है। मेरे बच्चे, बोल, मैं आ जाऊं? अकेला है ना तू? उसके मसामों से पसीना फूट निकला था। तू मेरी मोहब्बत है, तू इस दुनिया में मेरा वाहिद असासा है एहसन। हम एक नेकी छोड़ते हैं, एक गुनाह हमें अपना आदी बना लेता है। साथ की अब कॉल आने लगी थी। उसे हाँ कह दे, तू भी तो यही चाहता है। दिल ने मशवरा दिया था। आ जाऊं? ये उसके ज़ब्त की हद थी। आ जा, मैं अकेला ही हूँ, उसने पैगाम भेज दिया था। वो खैर और शर की जंग थी। शर का पलड़ा भारी होता जा रहा था और तुम जाते हो मर्दों के पास शहवत के लिए, औरतों को छोड़कर। बस तुम वो कौम हो जो जहालत बरतते हो। खुदा उसे बेहया कह रहा था। वो बेचैनी के आलम में कमरे में टहलने लगा था। ये हमारी ज़िंदगी है एहसन, बस हम दोनों की, तीसरा कोई कौन होता है? उसका बेचैनी से बुरा हाल था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस हब्स ज़दा स्याह कमरे में उसने उजाला ढूंढना चाहा था। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। अब की बार वो सांस भी नहीं ले पाया था। उसे लगा वहाँ कोई है, वो अकेला नहीं है, उस पर कोई नज़र रखे हुए था। उसका इम्तहान था और वो उसे देख रहा था। उसे जो सवाल दिया गया था उसका जवाब उसे मालूम था, पहले ही बता दिया गया था। वो ताउज़ पढ़ने लगा था। मैं पनाह मांगता हूँ उस पनाह देने वाले की कि जिस जैसी कोई पनाह भी नहीं दे सकता। उसे लगा कि उसके गिर्द नूर का हाला बन रहा है। वो खुनकी भरा सा एहसास उसे भिगोने लगा था। उसने ज़ेरे लब पढ़ा था। जब दरवाज़ा खुला उसने साथ को दरवाजे से अंदर आते देखा था। वो मुस्कुरा रहा था, उसे ही देख रहा था। कैसा है यार? तभी उसने साथ के फ़ोन की बेल सुनी थी।
वो फ़ोन सुनने लगा था। सॉरी यार, दरअसल मुझे होटल से कॉल आई है, वहाँ कोई मसला हो गया है और मुझे अर्जेंट जाना होगा, सॉरी, बाय। वो भागते हुए कमरे से बाहर निकल गया था। एहसन बस खामोश सा सर झुकाए बैठा रह गया था। वो सब क्या हुआ था? वो बेयकीन था। उसने अभी अभी वहाँ खुदा को महसूस किया था। वो लरजते डगमगाते कदमों से अल्लाह की तरफ बढ़ा था। शैतान उससे भागकर अलहदा हो गया था। 2 हफ्तों बाद वो डिग्री लेकर घर चला गया था। उसका एमफिल मुकम्मल हो चुका था। उसे वहीं एक कॉलेज से प्रोफेसरी की ऑफ़र की गई थी और उस दिन वो बाप के पास आया था। अब्बू, मुझे शादी करनी है, जल्द अज जल्द। उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं था, वो तो खुद यही चाहते थे। झट मंगनी पट ब्याह, अगले ही हफ्ते उसका निकाह हो गया था और अब वो नाजुक सी लड़की उससे कुछ कदम पीछे जाए नमाज पर खड़ी थी। एहसन ने हाथ दुआ के लिए उठाए थे। वो दुआ मांगकर फारिग हुआ तो वो भी दुआ मांग चुकी थी। उसने मुस्कुरा कर उसे देखा था और उसकी गोद में सर रख कर वहीं लेट गया था। ये पल हमेशा के लिए यादगार होने वाले हैं। चलो इसे और हसीन बनाते हैं। रब को हाजिर नाजिर जानकर एक एक अहद करते हैं। वो उसे ही देख रही थी। तुमसे मोहब्बत करूं ना करूं, तुम्हारी इज्जत सारी ज़िंदगी करता रहूँगा, और सच पूछो तो ये मेरे लिए मोहब्बत से ज़्यादा अहम है। वो मुस्कुरा दी थी। तुमसे मोहब्बत और तुम्हारी इज्जत ये हमेशा करती रहूँगी, कि मुझसे पूछो तो ये सबसे ज़्यादा अहम है। वो समय यकीनन बहुत खूबसूरत था। तो ये तय पाया कि हर शय अपने फितरी रंग में ही अच्छी लगती है। वो आदम था और उसके लिए हवा बनाई गई थी। जन्नत तो एक इजाफी तोहफा है। अमरीन के लिए वो रात बहुत तकलीफ़ दे थी और बहुत बेचैनी में गुजरी थी। उसके चेहरे के तासुरात देखकर अबरार दुरानी ने भी परेशानी से उसे देखा था। तुम ठीक तो हो? अगले दिन वो डॉक्टर के पास पहुंच गई थी। तुमने बताया कि तुम्हें पहले भी तुमने चेकअप करवाया था। उन्होंने तुम्हें बताया होगा कि तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत कमज़ोर है। वो साकित रह गई थी। इससे तो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी तबाह हो सकती है। आई एम सॉरी, लेकिन हाँ, तुम जिस्मानी तौर पर तो ठीक हो, लेकिन जिनसी लिहाज से तुम्हारा यही मुकद्दर है। दवाएं हैं लेकिन वक्ती और वो भी बहुत फ़ायदा मंद नहीं। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। परेशान मत हो, अपने शोहर को एतमाद में लो। ऐसा हो जाता है कपल्स के साथ, ज़िंदगी तो गुजारनी है ना। कुछ वो कॉम्प्रोमाइज़ करे, कुछ तुम करो। वो तसल्ली दे रही थी। 2 साल बाद उस मशहूर शाहराह के किनारे पे मौजूद वो रेस्टोरेंट किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। बरकी कुमकुमे, रोशनियाँ, रंग और उस पर लगा साइन बोर्ड जगमगा रहा था, द साज डाइनिंग। स्टेज पर एक तरफ माइक के सामने साथ खड़ा था। हम सब आज़ाद तख्लीक किए गए हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक। हमें खुद को सौंप दिया गया कि जाओ जो मर्ज़ी हो वो करो। हम सफ़ेद और आँख हैं। इसे धनक के रंगों से भरना हमारी मर्ज़ी है, हमारा हक है। आप जो भी हैं, मर्द, औरत, ट्रांस, जो भी, वो आप हैं और आप अपनी मर्ज़ी से हैं, और आपको अपनी मर्ज़ी बताने का, अपनी मर्ज़ी चलाने का हर हक है और हमेशा रहेगा। वो अपनी NGO शुरू करने जा रहा था। LGBTQ कम्युनिटी उसे स्पॉन्सर कर रही थी। अपने जैसे हम जिन्सों को वो एक प्लेटफॉर्म देने वाला था। इस दुनिया में जीना मुश्किल नहीं है, इस ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुजारना मुश्किल है। और इसे बनाया है हमारे मुआशरे ने, लोगों ने, जिन्हें मैं नहीं मानता, जिनके बनाए कवानीन मैं नहीं मानता, कि मैं किसी को नहीं जानता, बस खुद को जानता हूँ और अपने दिल की मानता हूँ, और बस यही मेरी मर्ज़ी और यही मेरी ज़िंदगी है। हॉल तालियों से गूंज उठा था। अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बहुत बड़ी। प्यार, दोस्त, माँ बाप, बहन भाई, सब कुछ त्यागना पड़ता है, लेकिन मैं त्याग चुका हूँ। आप तैयार हैं अपनी ख्वाहिश पे हर शय को कुर्बान करने के लिए? हाँ, सारा मजमा यक ज़ुबान होकर बोला था। वो धीमे से मुस्कुरा दिया था, और बस ये उसकी मंजिल थी। सारी ज़िंदगी वो इसकी जुस्तजू में ही तो लगा रहा था। सेव गेज, माई बॉडी इज़ माइन, नॉट एनीवन एल्स। वो मुख्तलिफ स्लोगन थे और कई तरह के नारे थे और कौमे लूत की बाकियात थीं। उस सदी तक इब्लीस उन्हें बड़ी कामयाबी से लाया था। शुरू में तो उसका मसला इतना शदीद नहीं था। उसने अबरार से कुछ भी नहीं कहा था। उनकी इस दवाजी ज़िंदगी ठीक रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरा वैसे वैसे उसकी तकलीफ़ बढ़ती चली गई थी। तब उसने उनसे बात की थी, अपने बारे में सब कुछ बता दिया। डॉक्टर्स की बातें
انہوں نے چپ چاپ سنا اور اگلے دن اس کا ایک مہنگے ڈاکٹر سے معائنہ کروایا، ٹیسٹ، دوائیں، لیکن وہ لا علاج تھا۔ وہ بھی مارے باندھے چپ رہ گئے۔ کیا کہہ سکتے تھے؟ اللہ کی مرضی، سب ٹھیک تھا، کم از کم اس رات تک تو سب ٹھیک تھا۔ ابرار درانی ایک بیرونی دورے پر گئے ہوئے تھے۔ وہ گھر پر اکیلی تھی ارسل کے ساتھ۔ ویسے بھی اس کا کچھ پچھلے 2 سالوں میں زندگی بہت حد تک تبدیل ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کب گھر آتا ہے اور کب جاتا ہے۔ امبرین کو تو وہ مخاطب بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ خود سے پوچھ لیتی تو ایک حقارت بھری نظر ڈال کر آگے بڑھ جاتا تھا۔ اس رات موسم کے تیور ٹھیک نہیں تھے۔ باہر شدید طوفان آیا ہوا تھا، آندھی، موسلادھار بارش، بجلی کی چمک، بادل۔ وہ اپنے کمرے میں خاموش اور پریشان سی بیٹھی تھی۔ علی شیر ساتھ ہی سویا پڑا تھا۔ ارسل ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ اس کا فون تو وہ اٹھاتا ہی نہیں تھا، تو اس نے ابرار کو کال کر دی تھی۔ وہ آ رہا ہے گھر، تم فکر مت کرو۔ تبھی باہر بائک کے رکنے کی آواز آئی تھی۔ اس نے شکر کا سانس لیا اور لیٹ گئی۔ کم از کم وہ اس گھر میں اب اکیلی نہیں تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونک اٹھی۔ کون ہے؟ جواب ندار۔ دستک پھر سے دی گئی۔ کون ہے؟ میں ارسل ہوں۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اسے اس سے کیا کام پڑ گیا تھا؟ اسی حیرت میں ڈوبی اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ وہ سامنے کھڑا تھا، بارش میں بھیگا ہوا، بکھرے بھیگے بال، چہرے سے ٹپکتا بارش کا پانی اور لال آنکھیں، اور وہ بو۔ بجلی زور سے چمکی تو اس نے دیکھا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، خاموشی سے، لمبے لمبے سانس لیتا ہوا۔ ارسل کچھ چاہیے تھا۔ وہ بنا جواب دیے آگے بڑھا تھا اور وہ کئی قدم پیچھے ہٹ۔ کیا بات ہے ارسل؟ بتاؤ کچھ، کیا چاہیے تمہیں؟ لیکن جواب ندار۔ وہ آگے ہی بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ امبرین ٹھٹکی، پھر ہمت جمع کر کے بولی، ٹھیک ہے، میں ہی چلی جاتی ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر سائڈ سے نکلنا چاہا تھا، لیکن جبھی اس نے امبرین کی کلائی پکڑ لی۔ وہ اپنی کلائی چھڑوا کر باہر کو بھاگی تھی۔ وہ پیچھے ہی دوڑا تھا۔ اس نے امبرین کی قمیض کو پشت سے پکڑا اور اس نے ساری ہمت جمع کی اور دھکا دے دیا۔ وہ نشے میں کمزور ہو چکا تھا۔ لڑکا پیچھے کو ہوا اور سنبھل نہ سکا تھا۔ پیچھے سیڑھیاں تھیں، 1 2 4 10 12 17۔ وہ سکتے کسی عالم میں کھڑی اسے گرتا ہوا دیکھتی رہی تھی۔ اس کے پیروں میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ کھڑی رہ سکتی۔ ارسل کا وجود نیچے چکنے فرش پہ پڑا تھا۔ اس کا سکتا ٹوٹا تو وہ 2 سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ بادل زور سے گرجا اور بارش کی شدت میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ جب تک اس کے پاس پہنچی دیر ہو چکی تھی۔ موت کا فرشتہ اپنا کام کر کے جا چکا تھا۔ ارسل کا بے جان دھڑ وہیں پڑا تھا۔ فرش پر دور دور تک خون ہی خون تھا۔ ابرار درانی میٹنگ میں شرکت کے لیے ہوٹل سے نکلے ہی تھے کہ ولید کا فون آنے لگا۔ وہ اسے ارسل کا جڑواں بھائی کہتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا عکس بھی تو تھے، ایک سی ساتھ اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، سب ایک سا۔ وہ جیسے ایک دوسرے کا لازم و ملزوم تھے۔ ہاں ولید بچے، کیسے ہو؟ انکل میں ٹھیک ہوں۔ ارسل فون نہیں اٹھا رہا، کب سے کالز کر رہا ہوں۔ وہ گاڑی میں آ بیٹھے۔ بچے بات یہ ہے کہ میں تو پاکستان میں ہوں نہیں، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہوگا۔ گھر کے فون پر کر لو ٹرائی، وہ بھی کوئی نہیں اٹھا رہا۔ حیرت ہے، انہوں نے سوچا شاید امبرین سو رہی ہو۔ آپ ایسا کرو گھر چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے انکل۔ انہوں نے امبرین کا نمبر ملایا، وہ بند تھا۔ ارسل اٹھا نہیں رہا تھا۔ وہ میٹنگ میں تھے جب انہیں دوبارہ ولید کی کال آئی تھی۔ انہوں نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے وہ رو رہا تھا۔ ولید کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ ارسل